दिस इज़ फिफ्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज़ जिसमें हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, सप्लाई अंडर जीएसटी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे शेड्यूल 2, जिसमें हम जानेंगे कि एक्टिविटी ट्रांजेक्शन्स कुछ स्पेसिफाई किए हैं जिसे एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। स्पेसिफिकली कुछ ट्रांजेक्शन्स को डिफाइन किया हुआ है, उन ट्रांजेक्शन्स को हम पढ़ेंगे कि किस किस को सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे और किस किस को सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। तो पढ़ते हैं, शेड्यूल 2 स्टार्ट करते हैं। Under the earlier tax regime, the restaurant used to charge both service tax and VAT on the value of goods served. This is so because both sale of goods and provision of service were involved. Therefore, taxable event under both statutes, respectively VAT law and service tax law, got triggered. पहले क्या होता था कि रेस्टोरेंट से होता था वो सर्विस टैक्स भी लगता था, अगर जो उसकी सर्विसेज होती थी उस पर सर्विस टैक्स भी लगता था, और ये फूड आइटम होता है तो ये गुड्स कहलाता है, तो इस पर वेट भी लगता था। तो दोनों एक लग जाते थे, सर्विस टैक्स भी लग जाता था, वेट भी लग जाता था। बट जीएसटी में जो क्या हुआ है, इसको जीएसटी में इसको एज ए कंपोजिट सप्लाई माना गया है। कंपोजिट सप्लाई हम आगे के जो चैप्टर्स है उसमें डिस्कस करेंगे। तो कंपोजिट सप्लाई इस तरीके से बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स है, उसमें इसको कंपोजिट सप्लाई के अंदर माना गया है। तो जो भी कंपोजिट सप्लाई है, इस तरह के ट्रांजेक्शन उसको सर्विसेज के रूप में माना गया है, तो उसको सर्विस का जो भी उसमें टैक्स है वो रेट लगेगा इसमें, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे कवर किए हैं शेड्यूल 2 में, कि ये स्पेसिफिकली सप्लाई ऑफ गुड्स रहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज रहेगा। तो पहला ट्रांसफ़र का है। ट्रांसफ़र में क्या, एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, ओके, एनी टाइटल, एनी ट्रांसफ़र टाइटल ऑफ गुड्स। आप गए एक शॉप पे गए, आपने उसको 10 रुपीज़ दिया, उसने आपको एक पेन दे दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, गुड्स का ट्रांसफ़र हुआ, यस ट्रांसफ़र हुआ। उसका जो ओनरशिप है आपके पास आ गया, वो आपका हो गया, उसका मालिकाना जो हक था उस पेन के ऊपर ख़त्म हो गया, राइट, ख़त्म हो गया। तो ट्रांसफ़र होता है टाइटल ऑफ गुड्स का, तो क्या हो जाता है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है, ओके। नाउ सेकंड इसमें आगे बढ़ते हैं। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। क्या हुआ कि कोई मशीनरी थी, ओके, आपको यूज़ करना थी, तो उसने मशीन आपके यहाँ पे भिजवा दी, वाली मशीन, ठीक है, जो भी आपको यूज़ करना था, कुछ आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ मशीन चाहिए थी, तो उसने मशीन आपके यहाँ भिजवाई, बट वो ही इज़ चार्जिंग रेंट ऑन दैट, ओके। उसने उसका ओनरशिप आपको ट्रांसफर नहीं किया है, तो ये क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स दैट प्रॉपर्टी शेल पास एट फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन इज एग्रीड। क्या होता है कि उसमें एग्रीड कर लिया जाता है कि ये फ्यूचर डेट में पास हो जाएगा, आप जो सामने वाले का पार्टी है उसको पास हो जाएगा जब फुल कंसिडरेशन एग्रीड कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा, सेल ऑफ गुड्स कहला जाएगा। जैसे कि हायर परचेज में होता है कि कुछ पेमेंट वो देता है, फिर धीरे धीरे उसका जब पेमेंट, उसका फुल पेमेंट हो जाता है, तो जो सप्लाई ऑफ गुड्स, उसका जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब पढ़ते हैं लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में। एनी लीज, टेनेंसी, लाइसेंस टू ऑक्यूपाइड रेंट, कोई भी लीज रेंट होता है, जैसे रेंट, आपकी बिल्डिंग है, आपने उसको किराए पे दिया है, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगा, ओके। आपकी लीज ऑफ लेटिंग आउट अ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, बिजनेस और कॉमर्स होली, कोई आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है या फिर आपकी कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, तो वो भी आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहलाएगा। बड़ा इजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है। ट्रीटमेंट आर प्रोसेस, थर्ड नंबर पॉइंट है, ट्रीटमेंट आर प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट आर प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सनस गुड। क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप गए क्लॉथ मार्केट में गए, राइट, फिर आपने क्या किया कि वहाँ से कपड़े खरीदे, कपड़े जो सिलवाते आप, कपड़े का जो रेमंड्स का या किसी भी कंपनी का आपने कपड़ा खरीदा, और फिर उसके बाद उसको ले गए टेलर के यहाँ पे, तो टेलर ने क्या किया, उसका शर्ट बनाया, ठीक है। तो टेलर ने क्या किया कि आपने उसको कपड़ा दिया और उसका उसने शर्ट बना के दिया,
तो ये क्या कहलाएगा, जॉब वर्क कहलाएगा। तो जॉब वर्क वाली जो सर्विसेज होती है वाली, जिसमें ट्रीटमेंट किया जाता है किसी के गुड्स पे, तो उसको क्या कहला जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, आपको शर्ट देता, तो उसके लिए क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। बट आप गए दर्जी के पास गए, टेलर के पास गए, आप कपड़ा लेके गए और उस कपड़े का उसने शर्ट बना के गया, तो दिस इज विल कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, अगर वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होगा उसका, तो वो उस पर टैक्स लगा के आपको एज ए सर्विस का जो टैक्स लगेगा उस रेट पे वो टैक्स लगा के देगा, राइट। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स, goods forming part of business asset are transferred or disposed of by under direction of person carrying on the business so as no longer to form part of those assets। क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारी असेट्स हो जाती है, ठीक, असेट्स होती है, या तो ट्रांसफ़र कर ली जाती है या डिस्पोज, उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक। तो जो भी बिजनेस की असेट्स होती है उसको यदि हम ट्रांसफ़र कर देते या डिस्पोज कर लेते, क्योंकि उसमें हमने इनपुट लिया था, तो उसको एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं जब भी आप उसको आगे ट्रांसफ़र करेंगे, डिस्पोज करेंगे। गुड्स सेल्ड यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज एनी पर्पस अदर देन बिजनेस। गुड्स था, बिजनेस पर्पस के लिए पहले उसमें यूज़ किया जाता था, अब उसको या तो प्राइवेटली यूज़ कर लिया हमने, कोई भी बिजनेस की एसेट थी, लाइक प्रिंटर था या कुछ भी था, उसको हम कंपनी में था, हम उसको घर पे ले गए, उसको प्राइवेट यूज़ करने लग गए, या फिर उसको किसी और को दे दिया जो अदर देन बिजनेस में उसको यूज़ कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं, गुड्स फॉर्मिंग part of assets of any business carried on by a person who ceased to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of business immediately before he ceased to be a taxable person। कोई गुड्स है, वो बिजनेस का असेट्स था, अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा है, तो उसे मान लिया जाएगा कि गुड्स सप्लाई कर दिया गया है, ओके, तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेंगे, राइट। जैसे एक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि एक अरुण है, एक ट्रेडर है, उसने अपना जो बिजनेस है उसको बंद कर दिया, ओके, बंद कर दिया, वो जीएसटी में उसका रजिस्ट्रेशन सब खत्म होने वाला है, उसने बंद कर दिया उसका बिजनेस, तो जो उसका गुड्स जो बचा हुआ है, ऐसा मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड टू बी सप्लाइड है। ये क्यों मान लिया जाएगा, क्योंकि उसने उस पर इनपुट क्रेडिट भी लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको बेनिफिट दिया है, इसलिए उसे डीम टू बी सप्लाई मान लिया जाता है और इसे सप्लाई ऑफ गुड्स मान लेते हैं, ओके। बट इसमें एक्सेप्शन है कि अगर बिजनेस जो है अगर ट्रांसफ़र किया जाता है एज ए गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, अगर सेम टू सेम गोइंग कंसर्न में एक से दूसरे में जा रहा है, गोइंग कंसर्न में ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं है, इनपुट क्रेडिट उसने दिया है, मगर ठीक है, सामने वाला उस पर जब सेल करेगा तो उसमें टैक्स देगा, इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ लॉस नहीं है। या फिर बिजनेस इज कैरिड बाय पर्सन रिप्रेजेंटेटिव हुई डीम टू बी टैक्सेबल पर्सन, या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव उसको बिजनेस को संभाल रहा है, तो भी इसमें इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते 5th पॉइंट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को आपने रेंट पे दिया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। रेंटिंग ऑफ, आपने कोई भी प्रेसिडेंट रिलीजियस प्लेस कोई भी है आपका, उसको रेंट पे दिया है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। परमिटिंग यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग वेंडिंग डिस्पेंसिंग मशीन, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे रहे हैं इस तरीके की, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रेंटिंग सिंपल ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ओके। अब इसके बाद देखते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर। Construction of a complex building civil structure are a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer, wholly or partially, except where the entire consideration has been received after issuance of a completion certificate where required by the competent authority or after its first occupation whichever is earlier। अब इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे फ्लैट बिकते हैं, उसमें बहुत सारी जगह आपने बोर्ड देखा होगा कि बहुत सारा होता है कि विदाउट जीएसटी, जीएसटी फ्री,
इस तरीके का फ्लेट लिखा होता है। तो क्या होता है कि जब उनको अथॉरिटी से मिल जाता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, देन आफ्टर वो सेल्स करते हैं तो उसे नेगेटिव लिस्ट में है, उसको छूट मिलती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाता है। बट यदि उससे पहले सेल होता है, उससे पहले कोई कंसिडरेशन लिया जाता है विदाउट बिफोर कंप्लीशन, तो उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है, उस पर सप्लाई ऑफ से सर्विसेज माना जाता है और उस पर टैक्स लग जाता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं जैसे कि राठी ब्रदर्स हैज कंस्ट्रक्टेड इंडिविजुअल रेसिडेंशियल यूनिट फॉर एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 1.2 करोड़ पर यूनिट, 90 lakhs per unit were received before issuance of completion certificate by the competent authority in balance after completion। तो जो 90 lakhs मिले हैं बिफोर ये इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। द टर्म कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स एडिशन, अल्ट्रेशन, रिप्लेसमेंट और रीमॉडलिंग अनदर एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होगा, कंपेटेंट अथॉरिटी कौन होगी, जैसे कि आजकल जो भी जैसे टाउनशिप्स करती है तो उसमें रेरा होती है, तो रेरा उसमें हो सकती है। और यदि किसी में कोई कंपेटेंट अथॉरिटी नहीं है तो उसको आर्किटेक्ट इंजीनियर से सर्टिफाइड करवा सकते हैं, चार्टेड इंजीनियर से करवा सकते हैं, लाइसेंस सर्वेयर से करवा सकते हैं। तो इस तरीके से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं सी वाला पॉइंट, टेम्पररी ट्रांसफर आर परमिटिंग यूज आर एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। कोई पेटेंट है उसको ट्रांसफ़र किया है, उसके यूज़ को लिए दिया है कुछ, तो इसको क्या कहेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज करेंगे। डेवलपमेंट, अब डी पॉइंट है, डेवलपमेंट, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडॉप्शन, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड उसकी कोई डिज़ाइन की गई है, कुछ प्रोग्रामिंग की है, या उसने जैसे कोई स्कूल वाला है उसने अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ किया गया है, या उसकी कोई अपडेशन है, उसका कुछ चार्जेस हमने लिया है, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। ओके, ई पॉइंट, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट आर टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन आर टू डू एन एक्ट। कोई एक्ट करने से हमने मना कर दिया, ओके, या कोई चीज़ हमने टॉलरेट की है, तो इस तरह की जो भी हमने चीज़ की उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि एक केबल ऑपरेटर हैज़ इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद केबल ऑपरेटर आत्माराम दैट Sakaram will not provide cable connection in the specified area where Atmarang is providing the connections. Non-compete agreement constitute a supply of services। दोनों ने एग्रीमेंट किया, केबल ऑपरेटर ने, कि आप यहाँ पे सप्लाई नहीं करेंगे और हम यहाँ नहीं करेंगे, तो इस तरीका जो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट किया है कि हम दोनों लड़ेंगे नहीं, तो इसे क्या कहा जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा। नाउ इसमें एक और दिया हुआ है, लेट डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर फॉर नॉन फिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, उसने लेट डिलीवरी दी है, कोई का लेट डिलीवरी चार्जेस लिया है, तो इसको भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहा जाएगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा। ओके, नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर लिविंग द जॉब बिफोर एग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस फॉर लिविंग अ जॉब। नोटिस पे रिकवर्ड कर लिया एम्प्लॉय से, जैसे उसने अगर जॉब उसका जो था उसने नोटिस पीरियड से पहले ही उसने जॉब छोड़ दी, तो उसका जो अमाउंट उसने लिया है तो उसको सप्लाई सर्विसेज मान लेंगे। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। जैसे मशीनरी दे रखी है हायर परचेज पे, इस तरीके से कुछ मशीन दे रखी है, तो वो जो रहेगा इसका ट्रांसफ़र रहेगा वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। इसके अलावा जो वन कॉन्ट्रैक्ट वाले जो होते हैं वो सारे सप्लाई ऑफ सर्विसेज में माने जाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन करना है, कुछ फैब्रिकेशन का काम है, इरेक्शन के काम है, कोई इंस्टॉलेशंस करना है, कहीं पे मॉडिफिकेशन करना है, रिपेयर करना है, मेंटेनेंस करना है, रिनोवेशन करना है, अल्ट्रेशन करना है, तो इस तरीके की जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत सारे काम होते हैं, इस तरह की जो भी सर्विसेज होती है इनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। ठीक है, शेड्यूल 2 में। इसके अलावा इसमें हम 7वां पॉइंट पढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए unincorporated association or body of person to a member thereof for cash deferred payment
आर वेल्यूएबल कंसिडरेशन। लाइक जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई एयर कंडीशनर है तो उन्होंने कोई कंसेशन प्राइस पे दे दिया है सोसाइटी ने उनके मेंबर्स को, तो इस वाली जो चीज़ है सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा। ओके, अब इसमें आगे दिया हुआ है टेनेंसी राइट के बीच। टेनेंसी जो राइट्स होते हैं जीएसटी के अंदर, उसको सीबीआईसी ने क्लेरिफाइड किया है, इसको समझ लेते हैं। तो टेनेंसी राइट क्या होता है? टेनेंसी राइट इसको जो कहा जाता है, इसको पगड़ी भी कहा जाता है, बहुत सारे स्टेट्स में चलता है पगड़ी सिस्टम। पगड़ी में क्या होता है, पगड़ी का एक बेसिक फंडा होता है कि मान लीजिए कि कोई एक जगह है, उसका पगड़ी इन्होंने डिसाइड किया कि 10 लाख रुपीज़ पगड़ी है। ओके, अब उसको 10 लाख रुपए तो देना ही है उस जगह का, उसके बाद उसे उसका किराया भी लगता रहेगा, जो भी उनका लीज डिसाइड होता है किराया भी रहेगा, और वो जो फिक्स अमाउंट है वो भी रहेगा। अब ये जो पगड़ी होती है ट्रांसफरेबल भी होती है। आज मैंने खरीदा, ए ने खरीदा, तो ए इसको बी को पगड़ी ट्रांसफ़र कर सकता है, जो भी उसका वैल्यू बढ़ जाता है या कुछ भी होता है उसके ऊपर। तो इस तरीके से जो ट्रांसफ़र होती है ट्रांसफ़र हो जाती है। और इस वाले जो ट्रांसफ़र है इस पे भी जो एक्ट है स्टाम्प ड्यूटी एक्ट, उसके तहत इसमें रजिस्ट्रेशन उसका स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है, सब कुछ लगता है। बट इसको एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मान लेते, इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माना जाता है और इस पर जीएसटी लगता है। ओके, तो इसको पूरा पढ़ते हैं एक बार, एक एक इसका वर्डिंग पढ़ लेते हैं जो मैंने समझाया, एक बार इसको ब्रीफ पढ़ लेते हैं। पगड़ी सिस्टम, ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स अगेंस्ट टेनेंसी प्रीमियम is prevalent in some state. In Pagadi system, the tenant acquires tenancy rights in the property against payment of tenancy premium. The landlord may be owner of the property, but the possession of the same lies with the tenant. The tenant pays periodic rent to the landlord as long as he occupies the property. The tenant also usually has the option to sell the tenancy right of the said property, and such a case has to share percentage of proceed with the owner of land as the laid down in the tenancy agreement. Alternatively, the landlord pays to tenant the prevailing tenancy premium to get property vacated. Such properties in Maharashtra are governed by Maharashtra Rent Control Act. Okay, it has been clarified that the activity of transfer of tenancy right against consideration tenancy premium is squarely covered under supply of services liable to GST. ओके, इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। जब भी टेनेंसी राइट्स बिकेगा इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, इसको जीएसटी लगेगा इसमें। ओके, इट इज़ फॉर्म ऑफ लीज आर रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सच एक्टिविटी स्पेशली डिक्लेयर टू बी सर्विस इन पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 2 एज डिस्कस इन टेबल अबाउ। एनी लीज टेनेंसी इन्वेस्टमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अल्सो stamp duty and registration charges have been levied on such a transfer of tenancy right. It shall be subject to duty merely because a transaction supply involves execution of document which may require registration, payment of registration fee and stamp duty would not preclude them from the scope supply and payment of GST. आप ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे प्रॉपर्टीज़ होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस लगते हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, तो आप इसको इस तरीके से इंक्लूड नहीं कर सकते। इसको स्पेसिफिकली कवर्ड किया है शेड्यूल 2 में और उसको सप्लाई माना गया है, उस पर जीएसटी लगेगा। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नॉन सप्लाई अंडर जीएसटी, कौन कौन से नॉन सप्लाई है जीएसटी के अंदर, शेड्यूल 3 पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।